हेलो एंड वेलकम बैक टू माय के ड्रामा म्यूज़िक चैनल। तो गाइज़ आज हम देखने वाले हैं अपनी न्यू सीरीज़ जो हमने शुरू की है द किंग एटर्नल मोनार्क्स का एपिसोड नंबर 2। सो गाइज़ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस और नए ड्रामास को आप मिस नहीं करें। और हाँ, जो नए वीडियोस इस पर अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जब जंग त्युल हमारे हीरो यानी कि लीगोन को रोकती है तो वो अपने घोड़े से उतरकर उसके पास आता है और जब वो उसे देखता है तो एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि वो वही लड़की है जिसने लीगोन को बचपन में बचाया था। तो गाइज़ यहाँ पर आगे दिखाया जाता है कि लीगोन उसके पास जाता है और लीगोन उसके आईडी कार्ड देखता है तो उस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है जंग त्युल। तो उसे विश्वास हो जाता है कि यह वही लड़की है जिसने उसे 25 साल पहले बचाया था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग त्युल को देखकर लीगोन उससे कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही निकाला। और फिर दिखाया जाता है कि एकदम से जंग त्युल को लीगोन गले लगा लेता है। गाइस यहाँ पर लीगोन ने तो उसे गले लगा लिया है क्योंकि उसने पहचान लिया है, लेकिन जब वो जंग त्युल को इस तरह से गले लगाता है तो जंग त्युल काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कौन है, एकदम से हमारी फर्स्ट मीटिंग और रैंडमली इसने मुझे कैसे गले लगा लिया। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग त्युल एकदम से लीगोन को धक्का दे देती है और उसे अपने से दूर कर देती है और उससे कहती है कि दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इस तरह से तुम मुझे कैसे गले लगा सकते हो और कौन हो तुम। जंग त्युल की बातें सुनने के बाद लीगोन उससे कहता है कि मैं तो आपको सिर्फ ग्रीट कर रहा था, अपनी खुशी जाहिर कर रहा था क्योंकि मैंने आपको बहुत ढूंढा और आप मुझे पूरे 25 साल बाद मिली है। वो उससे आगे कहता है कि मैंने पूरे 25 साल आपको ढूंढा लेकिन आप इस दुनिया के इस छोर पर थी और आप फाइनली अब मुझे मिल गई है, लेकिन आप अब भी लेफ्टिनेंट है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी बात सुनकर जंग त्युल अपना आईडी कार्ड देखती है तो उसके पीछे लिखा होता है लेफ्टिनेंट। तो गाइस जब जंग त्युल देखती है अपने आईडी कार्ड को तो उस पर लिखा रहता है लेफ्टिनेंट, लेकिन यहाँ पर वो उससे सवाल करती है कि तुमने तो मेरा आईडी कार्ड पीछे से देखा ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे जानते हो। तो यहाँ पर हमारा हीरो लीगोन उससे कहता है मैंने कहा ना कि मैं आपको 25 साल से ढूंढ रहा हूँ। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन उससे कहती है कि चलो मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो उसके बाद पर हमारा हीरो लीगोन उससे कहता है कि मेरे पास कोई आईडी नहीं है। तो इस पर जंग त्युल उससे कहती है ऐसे हो सकता है कि तुम्हारे पास आईडी नहीं है, सबके पास आईडी होती है। तो यहाँ पर लीगोन उससे कहता है कि मेरा चेहरा ही काफ़ी है मेरी पहचान के लिए, मुझे किसी भी आईडी की ज़रूरत नहीं है। जंग त्युल फिर कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास आईडी नहीं है, किस इंसान को आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबके पास आईडी होती है अपनी। तो इस पर हमारा हीरो उससे कहता है कि अरे लगता है तुम अभी भी कंफ्यूज हो। वो उससे कहता है कि मेरा चेहरा ही मेरी पहचान है, इसलिए मुझे कोई भी आईडी की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फिर आगे हमारी हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं जो किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ यानी कि वहाँ का किंग हूँ। तो गाइस यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं एक सस्पिशियस इंसान का पीछा कर रहा था, मतलब कि उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन जब मैं जंगल में पहुँचा तो वहाँ पर एकदम से बिजली कट गई और एक दरवाज़ा खुला, एक मैजिकल दरवाज़ा, और मैं उसके दरवाजे के थ्रू यहाँ पर आ गया यानी कि तुम्हारी इस दुनिया में आ गया। इस तरह से वो हमारे हीरोइन को बताता है सारी बातें। लीगोन उससे कहता है कि मैंने बहुत सोचा पर मुझे अब ऐसा लगता है कि एक पैरेलल दुनिया है, जैसा कि मेरी दुनिया में है ऐसा ही हूबहू तुम्हारी दुनिया में भी है। ये सारी बातें सुनने से हमारी हीरोइन काफ़ी कंफ्यूज और डिस्टर्ब सी हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या कह रहा है और ये कैसी बातें कर रहा है। तभी दिखाया जाता है कि पीछे एक एलईडी स्क्रीन लगी हुई होती है, इस पे एक लड़की का फ़ोटो आता है, वो बिल्कुल क्वीन की ड्रेस में पहनी हुई होती है। तो उस पर लिखा हुआ होता है द क्वीन यूना द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लीजेंड। तो उसे देखकर हमारा हीरो
जंग तुयल से कहता है कि मुझे लगता है कि बस यहाँ पर यही डिफरेंट है, ये तुम्हारे यहाँ की क्वीन है जो कि यहाँ पर राज करती है और मैं अपने वहाँ का राजा हूँ, शायद हम दोनों की दुनिया में सिर्फ यही डिफरेंट है। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की होती है वो वहाँ की एक आइडल होती है, यानी कि जैसे सुपरस्टार होते हैं, लेकिन इस बारे में हमारे हीरो को कुछ भी नहीं पता है कि किस तरह से यहाँ पर सुपरस्टार्स वगैरह होते हैं जो कि आइडल होते हैं लोगों के। तो इसलिए वो उस फोटो को देखकर सोचता है कि वो यहाँ की क्वीन है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर दिखाया जाता है कि फिर वहाँ पर हमारा हीरो यानी कि लिगोन जंग तुयल से कहता है कि ऐसा करो, मुझे तुम अपनी क्वीन के पास लेकर चलो, वहाँ पर मुझे अच्छी सूखी हुई घास मिल जाएगी और अच्छा पानी मिल जाएगा जो कि मैं अपने घोड़े मैक्सिमम को दे सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि लिगोन अपने घोड़े यानी कि मैक्सिमम की तरफ इशारा करते हुए जंग तुयल से कहता है कि ये मेरा 7 ग्रेड ऑफिशियल हॉर्स है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन यानी कि जंग तुयल उससे कहती है कि तुम ऐसे ही योना के पास नहीं जा सकते हो, उसके पास जाने के लिए तुम्हें टिकट निकालना पड़ेगा और यंग तुला एक आइडल है, उससे मिलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे यहाँ पर हीरो को पता ही नहीं है कि वो किस टिकट के बारे में बात कर रही होती है। तो फिर दिखाया जाता है कि लिगोन उससे कहता है लगता है हमारी कन्वर्सेशन में कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि फिर हमारे हीरोइन उससे कहते हैं कि इतनी सारी बकवास करने के बाद तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि हमारे बीच जो बातें हो रही है उनका कोई सेंस नहीं है। जाता है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, लोग हमारे हीरो यानी कि लिगोन के फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर देते हैं। लोग सोच रहे होते हैं शायद किसी फिल्म का हीरो है और ये कितना हैंडसम है, कितना कूल है, ड्रेसिंग है। ऑब्वियसली हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और सुंदर लग रहा था, तो सभी लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन हीरो से कहती है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम एक पैरेलल दुनिया से आए हो, किसी किंगडम ऑफ कोरिया से आए हो। वो उससे आगे कहते हैं कि कोई मैजिक दरवाज़ा खुला किसी जंगल के बीच में और उस दरवाजे से तुम हमारी इस दुनिया में आ गए। कहते हैं कि और ये तुम्हारा वाइट घोड़ा 7 ग्रेड ऑफिशियल है, तुम यही सब कहना चाहते हो ना। उसकी बातें सुनकर लिगोन उससे कहता है कि लगता है तुम्हें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या तुमने स्कूल में साइंस नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है किस पागल से मेरा आज पाला पड़ गया, ये कितना कंफ्यूजिंग पर्सन है। जंग तुयल कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सरफरा है, मेरी इस सरफरे से कैसे मुलाकात हो गई, मतलब कैसे इससे मेरा पाला पड़ गया। यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है ऐसे, मतलब इस तरह से कैसी है। तो इस पर जंग तुयल उससे कहती है कि 30 साल से मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही है और मैं ऐसी ही हूँ। ऐसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हमारे हीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो उसे सोच रहा होता है कि 25 साल पहले जिसकी वजह से उसकी जान बची थी वो यही लड़की है, लेकिन यहाँ पर हमारी हीरोइन को तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये क्या कह रहा है, क्या हो रहा है। उसको तो ये लग रहा है कि ये कोई सिर्फरा है जो कि सिर्फ यहाँ पर बेमतलब की बातें कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन यहाँ पर काफ़ी नाराज़ और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। चलिए तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर लिगोन उससे कहता है कि तुम तो मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट हो, यानी कि मैंने तो सोचा था कि तुम एक सीधी सादी शरीफ और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। तो यहाँ पर फिर जंग तुयल उससे कहती है अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और अब मैं तुम्हें अपना रियल यानी कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिखाती हूँ जो कि मैं हूँ। गाइज यहाँ पर जंग तुयल उससे कहती है एक तो तुम्हारे पास अपना आईडी कार्ड नहीं है, ऊपर से तुमने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, सबको परेशानी हुई है तुम्हारी वजह से और तुम्हारे इस घोड़े की वजह से जो कि तुम ऐसे सड़क पर लेकर घूम रहे हो, और सबसे बड़ी बात तुमने एक पुलिस ऑफिसर को गले लगाया यानी कि उसे उसकी इजाज़त के बगैर टच किया है। जंग तुयल आगे उससे कहती है कि कानून तो तुम्हें पता होगा ना, अगर तुम चाहो तो वकील कर सकते हो। वो उससे आगे कहती है कि अगर तुम जरा भी हिले तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। गाइस फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग तुयल हमारे हीरो का एकदम हाथ पकड़ती है और पूरा मोड़ देती है पीछे से और उससे हथकड़ियाँ लगा देती है। जी हाँ, हमारी हीरोइन ने हमारे हीरो को पकड़ लिया है, यानी कि उसे हथकड़ियाँ लगा दी है। जब जंग तुयल लिगोन को हथकड़ियाँ लगा देती है तो इस पर वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं राजा हूँ किंगडम ऑफ कोरिया का, ये अच्छा नहीं है। फिर दोस्तों हमें आगे दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन हीरो को लेकर पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है और वो साथ में उसके सफ़ेद घोड़े को भी लाती है।
गाइस दोनों ही मतलब पुलिस स्टेशन में पहुंच गए, हमारा हीरो भी और उसका घोड़ा भी। जो वो घोड़ा होता है वो पुलिस स्टेशन के बाहर होता है, तो लोगों में वो चर्चा का विषय बन जाता है क्योंकि वो घोड़ा बहुत ही सुंदर होता है। तो सभी लोग उसे देखकर सोचने लग जाते हैं कि ये कितना सुंदर घोड़ा है, लेकिन ये किसका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर हमारी हीरोइन यानी कि जंग तुएल उससे पूछ रही होती है हमारे राजा से कि अपना नाम बताओ। तो इस पर हमारा राजा उससे कहता है कि मैं अपना नाम बता तो सकता हूँ, लेकिन तुम उसे पुकार नहीं सकते, यानी कि तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती हो। इस तरह से वहाँ पर लिगोन उससे कहता है, वो आगे कहता है उससे कि राजा का नाम लेने की किसी को भी परमिशन नहीं है। तो गाइज यहाँ पर जंग तुएल से कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें किंग दे ओंग कह के बुलाती हूँ। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है, तो वो उससे कहता है गेदोन, यानी कि कुत्ते की टट्टी। तो यहाँ पर दिखाया जाता है वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है उससे और कहता है कि तुम मुझे ये नाम दोगी, तुम मुझे कुछ और नाम भी दे सकती थी, किम सो कह सकती थी, और वैसे भी मेरी फैमिली का जो फर्स्ट नेम है वो किम नहीं है, तो मुझे इस तरह से नहीं बुला सकती हो। सो गाइस यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि जंग तुएल उससे कहती है मिस्टर किम देओंग, अपना जो भी कीमती सामान है, मतलब जो भी आपके पास है वो सारा निकाल कर इस टेबल पर रख दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुझे फिर खुद ही आपके पॉकेट वगैरह से सारा सामान निकालना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा हीरो अपने कीमती वॉच, अपने वॉलेट, यानी कि जो भी उसके पास अपने सामान होते हैं वो सारे निकाल कर उस टेबल पर रख देता है। सो गाइस सारा सामान वो टेबल पे रख देता है। तो फिर जंग तुएल उस सामान को चेक करती है, तो वो उसका वॉलेट देखती है, तो उस पर लिखा होता है किंगडम ऑफ कोरिया, किंग मतलब ऐसे लिखा होता है और एक सिंबल सा बना हुआ होता है। फिर वो उसे ओपन करती है, तो उसके अंदर एक छोटा सा लेटर होता है येलो से कलर का। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट एपिसोड में कि जो उसकी एक ओल्ड मेड होती है वो वहाँ पर कुछ चीज़ें रख रही होती है कि विश करके, कि मंत्र लिख के कि इससे उसकी राजा को रानी मिल जाएगी। तो वो उसी टाइप का एक उसमें पर्स में एक मंत्र सा होता है, तो उसे देखकर हीरोइन उसे दिखाती है कि ये क्या है। तो इस पर हमारा किंग उससे कहता है कि ये शायद मेरी जो हेड कोर्ट लेडी है उन्होंने मेरे इस पे रख दिया होगा। फिर हीरो उससे कहता है कि आप इसे मतलब एक मंत्र समझ लीजिए, क्योंकि वो जो मेरी मतलब लेडी मेड है ओल्ड, वो मेरी काफ़ी चिंता करती है, इसलिए वो ऐसा सब कुछ करती रहती है। फिर दोस्तों दिखाया जाता है वो आगे वॉलेट चेक करती है, तो उसमें लाख के नोट निकलते हैं। तो उन्हें देखकर हीरोइन एकदम थोड़ा शॉक होती है कि लाख के नोट, मतलब 1 लाख का एक नोट, थोड़ा वियर्ड है गाइस ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इतने बड़े नोट होते ही नहीं है। तो वो देखती है, तो यहाँ पर फिर हीरो से कहता है क्यों आपके यहाँ पर ये नोट नहीं चलते हैं क्या इतने मतलब लाख के। तो वो उससे कहती है अच्छा जी, देखने से तो ये ओरिजिनल से लग रहे हैं, लेकिन शायद ये फेक है, ये बच्चों के खेलने के है ना, लेकिन इनकी जो प्रिंटिंग हुई है वो काफ़ी अच्छे से हुई है। हमारी हीरोइन उससे कहते कहीं ऐसा तो नहीं तुम जाली नोट छापने की मतलब कंपनी वगैरह या कुछ ऐसा काम तो नहीं करती हो, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सस्पिशियस सा लग रहा है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को जब्त कर रही हूँ। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि फॉरेंसिक लैब की एक एजेंट मतलब वहाँ पर आती है और जंग तुएल को फिंगरप्रिंट्स लेने के जो भी सामान होता है वो सब उसे दे देती है। जो फॉरेंसिक लैब की जो एजेंट आती है वो कहते हैं कि इसकी जो भी वेरिफिकेशन है पता करना है इसके बारे में, उसमें कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग तुएल राजा से कहती है कि एक तो तुम अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं दे रहे हो, मतलब तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ऊपर से तुम अपना नाम भी नहीं बता रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए ताकि मैं वेरीफाई कर सकूँ तुम्हारी आइडेंटिटी को। तो वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे वो उसके पास उसे टच करने के लिए जाती है हमारे किंग को, तो किंग उससे कहता है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकती हो। लेकिन दोस्तों हमारे हीरोइन यानी कि जंग तुएल इसकी पूरी बात होने ही नहीं देती, जब झट से उसका हाथ पकड़ती है और फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। तो गाइस यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि उससे हमारा हीरो कहता है कि देखो अगर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इस तरह से वो कहता है कि मुझे सारे स्पोर्ट्स आते हैं, मैं स्विमिंग, बॉक्स, कहता है मुझे बॉक्सिंग करना, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ताइक्वांडो, मतलब हर तरह के स्पोर्ट्स मुझे मतलब सब कुछ आता है। उसे कहता है और हाँ मार्शल आर्ट में तो मैं सबसे माहिर हूँ। इस तरह से वो सारी अपनी क्वालिटीज़ हमारे हीरोइन को बताता रहता है। फिर दोस्तों अगली सो गाइज वहाँ पर दूसरी दुनिया में यानी किंगडम ऑफ कोरिया में सभी लोग परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ से राजा उनका एकदम मिसिंग हो गया है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो मतलब ओल्ड लेडी होती है वो किंग ब्योंग से मिलती है और उनसे कहती है कि कल सुबह से राजा फिर से मिसिंग है, पता नहीं वो कहाँ पर चले गए। तो इस पर किंग ब्योंग उसे कहते हैं मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पिछले साल की तरह फिर से मेरी सिक्योरिटी को डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर वो ओल्ड लेडी उनसे कहती है कि आप इस बात को मजाक में मत लीजिए।
फिर उससे कोर्ट लेडी मतलब जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है कि आप हर बार की तरह इस बात को मजाक में मत लीजिए, सीरियस है। आप किंग को समझाइए कि वो किंगडम के मतलब राजा है एक, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और थोड़ा सीरियस होना चाहिए, इस तरह से उन्हें बिहेव नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो दिखाता है ठीक है मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हमें सभी को ये बताना होगा कि हमारे राजा एक मैथ प्रॉब्लम में फंस गए हैं, क्योंकि हम हर बार यही बोलते हैं कि वो बीमार है, तो इस बार हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो वो ओल्ड लेडी कहती है ठीक है हम लोग ऐसे ही करेंगे। फिर वो कहते हैं कि मैंने कैप्टन जू को बोला है कि उन्हें ढूंढे, शायद उन्हें कुछ पता चला हो कि किंग कहाँ पर है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारे कैप्टन जो यानी कि जियोंग अपने राजा को यानी कि लीगोन को ढूंढ रहे होते हैं। तो दिखाया जाता है कि वो जंगल में जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ देखते हैं और फिर वो जंगल के सीसीटीवी कैमरास में चेक करते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि दो कैमरा के बीच में जो टाइम मतलब स्पेस सा होता है, वहाँ से एकदम राजा गायब हो जाते हैं और वो वहाँ पर जंगल में चेक करता है कि जो घोड़े के निशान है वो भी नहीं है। मतलब कुछ जगह पर घोड़े के निशान होते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी घोड़े के निशान नहीं मिलते हैं, जिससे कि वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये सब मतलब क्या है, एकदम कंफ्यूज से कि ऐसे कैसे हमारे राजा गायब हो सकते हैं और कोई पैरों के या फिर घोड़े के निशान भी नहीं है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपने दो सबसे वफादार सैनिकों से कहते हैं, वो उन गार्ड्स से कहता है कि तुम फिर से सीसीटीवी कैमरास में चेक करो, शायद कुछ और क्लू मिल जाए, और हाँ महल का ख्याल रखना और कुछ भी पता चले तो मुझे बताना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और तुमने कहा था ना कि महाराज किसी खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे थे। सो गाइज वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपनी गार्ड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है महल की सुरक्षा की, और अगर उन्हें महाराज के बारे में कुछ पता चले तो उसे इन्फॉर्म करने की। सो गाइज़ इस तरह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने सबसे ज़्यादा वफादार गार्ड्स को दे देता है। फिर दिखाया जाता है कि कैप्टन जो पुलिस स्टेशन में जाकर उन दो बदमाशों से मिलते हैं जो कि उस जो रैबिट का हुडी पहन के लड़की भाग रही होती है जिसको वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं उसके पास। तो उन दो क्रिमिनल से मिलते हैं, वहाँ पर वो दोनों उसे बताते हैं कि उस लड़की ने हमारे साथ धोखा किया है और वो हमारे पैसों को लेकर भाग रही थी, इसलिए हम उसका पीछा कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि हमें उसका कुछ भी अता पता एड्रेस कुछ नहीं पता है, बस हमें ये पता है कि उस लड़की को लूना कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैप्टन जो पुलिस से कहते हैं कि आप लोग उस फंक्शन के सारे सीसीटीवी कैमरास की जो भी फुटेज है उन्हें चेक कीजिए, हो सकता है कि किसी में उस लड़की का पूरा चेहरा हो, अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। फिर दोस्तों हमें दूसरी दुनिया यानी कि यूनिवर्स के दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है कि जंग 12 ने हमारे हीरो को जेल में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा हीरो यानी कि किंग जेल में है। सो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जंगतेल से कह रहा होता है कि उससे बैठने के लिए एक चेयर और एक तकिया दे दीजिए, क्योंकि वो आज तक कभी भी इस तरह से ज़मीन में नहीं बैठा है। सो गाइस फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी आता है, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन के जैसा होता है। तो उसे देखकर हमारा हीरो यानी कि किंग सोचता है कि ये जोंगवे, तो वो उसे कहता है मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मुझे ज़रूर ढूंढ लोगे। लेकिन जब उसे वो ध्यान से देखता है, उसका ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब कुछ देखता है, तो वो समझ जाता है किंग कि ये हमारा कैप्टन जो नहीं है बल्कि उसका हूबहू दिखने वाला इंसान है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो पर्सन होता है वो कहता है मेरा नाम जोयनसप है। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो जोयनसप होता है वो बिल्कुल फ़नी और एंटरटेनिंग पर्सन है, बिल्कुल हमारे कैप्टन से अपोजिट है। यानी कि जैसे हमारा कैप्टन सीरियस मूड में रहता है, ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियस मूड में नहीं होता है। तो वो हमारे हीरो से कहता है कि तुम क्या वाइट हाउस के मालिक हो, उसके ऑनर हो तुम। उसे आगे कहता है कि मुझे किंग आर्थर का वो कार्टून पसंद है, क्योंकि उसके पास भी वो सफ़ेद घोड़ा था जैसे कि तुम्हारे पास है, शायद वो घोड़ा बाहर जो है वो तुम्हारा ही है ना। वो फिर हमारे किंग की एक्सपेंसिव घड़ी देखता है और उसकी तारीफ भी करता है, क्योंकि वो वहाँ पर जंगतेल को कुछ फाइल्स देखने के लिए आया हुआ होता है। तो जो टेबल पे उसके वॉलेट और पर्स वगैरह रखे होते हैं हमारे हीरो के, तो वो उन्हें देखता है और काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। ऑब्वियसली गाइज वो किंग है तो उसकी चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव होगी ये आप सोच ही सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उन सारी चीज़ों की तारीफ़ कर रहा होता है। फिर जंगतेल उसे कहते हैं कि काफ़ी लेट हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए। फिर दोस्तों आगे दिखाया जाता है कि जंगतेल इस फॉरेंसिक लैब वाली एजेंट से मिलती है और उससे पता चलता है कि उसके फिंगरप्रिंट से भी उसकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ उनके पास उनके रिकॉर्ड में नहीं है। तो वो कहती है काफ़ी अजीब है, 31 साल से ऊपर के आदमी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, ये कैसे हो सकता है।
तो दोस्तों फिर वहाँ पे वो जो फोरेंसिक लैब की इंचार्ज होती है वो उसे कहते हैं क्यों ना हम इसका डीएनए टेस्ट ले लें और जो लोग मिसिंग है उनसे मैच करते हैं, शायद इसके बारे में कुछ पता चल जाए। फिर वो तो ये सब बोल के चली जाती है, लेकिन हमारी हीरोइन फिर सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने इसे यहाँ पर ला के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हो या फिर कोई मुसीबत मोल ले ली हो, पता नहीं ये कौन है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसके बारे में। तो गाइस आगे दिखाया जाता है कि जंग ट्वेल हमारे हीरो यानी किंग के पास जाती है और उसका डीएनए टेस्ट के लिए मुंह खोलने के लिए उसे बोल रही होती है। तो फिर हीरो वहाँ पर उससे कहता है आपको मेरे फिंगरप्रिंट से कुछ भी पता नहीं चला है ना, इसलिए आप मेरा डीएनए टेस्ट कराना चाहती है। वो कहता है आप प्लीज़ मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची में एक पैरेलल यूनिवर्स से आया हूँ और मैं उस यूनिवर्स का किंग हूँ, मतलब उस जो दूसरी दुनिया है उसका किंग हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार रेट ऑफ वे और पार्टिकल्स दोनों हो सकते हैं अलग अलग। उसे कहता है कि उसी तरह से ये जो थ्योरी है ये पैरेलल यूनिवर्सिटी की बारे में बताती है। उससे आगे कहता है कि मैं उस मतलब जो पैरेलल यूनिवर्स है उसका जीता जागता सबूत हो, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। वो कहता है कि मेरी दुनिया में तुम नहीं हो और तुम्हारी दुनिया में मैं नहीं हूँ, लेकिन ये जो अभी इंसान यहाँ से गया था ना तुम्हारे पास से, जो तुम्हें फाइल्स देने के लिए आया था, वो उस चीज़ का सबूत है। ऐसा ही इंसान मेरी दुनिया में कैप्टन है, वो कैप्टन जो है। गाइस यहाँ पर जब हमारा हीरो उसे सारी चीज़ें समझा रहा होता है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है, तभी हीरोइन इस मौके का फ़ायदा उठाती है और उसके मुंह में वो जो कॉटन का होता है सैंपल लेने के लिए स्ट्रो डाल के उसका सैंपल ले लेती है डीएनए का। गाइस फिर हमें आगे सीन में दिखाया जाता है कि किंगडम ऑफ कोरिया में वो जो प्राइम मिनिस्टर होती है वो एक मीटिंग अटेंड करके वापस आती है। तो जो उस प्राइम मिनिस्टर का पीए होता है वो उससे कहता है कि किंग का इस हफ्ते का शेड्यूल नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर इस पर हमारी वो जो प्राइम मिनिस्टर होती है वो कहती है इसका मतलब है कि किंग इस बार फिर से भाग गए हैं। तो इस पर वो उनका पीए उससे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंग की लाइफ में कोई और औरत या फिर कोई और लेडी है। तो इस पर हमारी वो जो प्राइम मिनिस्टर होती है काफ़ी गुस्से में कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, किंग की लाइफ में अगर कोई औरत होगी तो वो सिर्फ मैं होंगी। तो गाइस यहाँ पे साफ समझ में आ गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे किंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, पसंद क्या उनके लिए पागल है, तभी तो वो ऐसे बोल रही है कि उनकी लाइफ में उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। चलो देखेंगे क्या होता है आगे। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो आर्टिकल में उनकी फ़ोटोज़ होती है किंग के साथ वो सारी उन्हें देख रही होती है और किंग के बारे में सोच रही होती है। फिर वहीं पर हमें दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है, वहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग ट्वेल हमारे हीरो को रिहा कर देती है और फिर वो पुलिस स्टेशन के बाहर उसे उसका सारा सामान रिटर्न करती है और उससे कहती है कि जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो मैं तुम्हें कहाँ पे कांटेक्ट करूँ, मतलब तुम्हारा कुछ एड्रेस या फिर कांटेक्ट वगैरह कुछ दो मुझे। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा हीरो यानी कि किंग उसे एक होटल का एड्रेस देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर आकर मिल सकती हो। वो होटल का एड्रेस देख के हीरोइन उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है ये होटल कितना एक्सपेंसिव है, कितने पैसे लगेंगे यहाँ पर जाने के लिए, तुम्हारे पास इतने पैसे है भी। सो गाइस उसकी बातें सुनकर हमारा हीरो अपने जो जैकेट होता है कोट यानी कि वो जो वियर करे हुए होता है रॉयल कोट, उसका एक बटन तोड़ता है। जी हाँ, एक उसका बटन तोड़ता है और हमारे हीरोइन को दिखाता है और उससे कहता है पैसे तो नहीं है मेरे पास लेकिन मेरे पास ये है। फिर आगे दिखाया जाता है हीरो हमारी हीरोइन के साथ एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और अपने उस बटन को उस जो ज्वेलरी होता है उसे दे देता है। जब वो जो वहाँ पर ज्वेलर होता है वो उससे देखता है तो काफ़ी हैरान रह जाता है क्योंकि वो जो बटन होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो उसमें डायमंड लगा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये जो बटन है वो काफ़ी बेस कीमती होता है। तो वो उससे कहता है ये तो काफ़ी बेस कीमती है लेकिन ये आपके पास कहाँ से आया। कि इस बात पर हमारा हीरो उससे कहता है कि ये तो मुझे अपनी कोर्ट लेडी से पूछना पड़ेगा। तो वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो ज्वेलर होता है वो उससे कहता है कि इसे लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा, मतलब कल हो सकता है कि इसे खरीदने से मुझे परेशानी हो जाए। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है हमारी हीरोइन जंग ट्वेल उसे अपना पुलिस का आईडी कार्ड दिखाती है। तो फिर वो ज्वेलर कहता है ठीक है, अच्छा आप पुलिस हैं तो ठीक है मैं इसे परचेस कर लेता हूँ। तो गाइस वहाँ पर दिखाया जाता है वो उसे ले लेता है और उसके बदले हमारे हीरो को कुछ कैश दे देता है।
गाइस कुछ क्या वो उसे काफ़ी ज़्यादा कैश देता है, क्योंकि वो जो बटन होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ऑब्वियसली वो एक डायमंड का बटन है, तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना एक्सपेंसिव होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बाहर मतलब आ रहे होते हैं दोनों साथ में, तो वहाँ पर जंग तुएल से पूछती है कि ये कहाँ से चुराया तुमने। अच्छा ये तुमने नहीं, तुम्हारी कोर्ट लेडी ने चुराया होगा ना। तो फिर दिखाया जाता है कि हमारा किंग उससे कहता है कि ऐसी बात है कि वो मेरी जो कोर्ट लेडी है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और तुम मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो, मैं एक राजा हूँ, मैं एक किंग हूँ। दोस्तों तभी दिखाया जाता है कि जंग तुएल के पास एक कॉल आता है। जो कॉल होती है वो जो फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि उसे गैंगस्टर की गाड़ी में एक डेड बॉडी मिलती है, तो वो जो कॉल होती है उस बंदी की वाइफ की होती है। तो मतलब उस केस से रिलेटेड उसके पास कॉल आती है, तो वहाँ पर उसे जाना होता है उस कॉल पर। जब जंग तुएल जा रही होती है तो उससे किंग कहता है कि अरे अभी तो मिले हैं हम, वो भी पूरे 25 साल में, प्लीज़ अभी मत जाओ ना तुम। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है हमारी हीरोइन सारी बातें इग्नोर कर देती है किंग की और वहाँ से चली जाती है। गाइस फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जंग तुएल और उसका एक कलीग वो जो आदमी की डेड बॉडी मिलती है उसकी वाइफ के घर जाते हैं मतलब, और उसकी वाइफ से पूछताछ कर रहे होते हैं। तो जब वो उससे पूछताछ करते हैं उसकी वाइफ से, तो उसकी वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारे लोगों से कर्जा यानी कि पैसे ले रखे थे, हो सकता है उनमें से किसी ने ही मेरे हस्बैंड का मर्डर किया हो। तो गाइस जहाँ पर जो वो जंग तुएल के साथ उसका कलीग होता है वो वहाँ पर उस गैराज में देख रहा होता है कि काफ़ी सारे औजार अजीबो गरीब मतलब इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, तो उन्हें वो ऐसे मतलब देखता है। लिटरली कहूँ तो शायद वो उसकी वाइफ पर ही शक कर रहा हो, यहाँ पर ऐसा लगता है देखकर। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि योनशब अपने घर आ जाता है और अपने छोटे भाई बहन के कपड़ों को रख रहा होता है फोल्ड करके। तभी दिखाया जाता है कि उसके फ़ोन पे बार बार रिंग हो रहा होता है, लेकिन वो उस फ़ोन कॉल को उठा नहीं रहा होता क्योंकि वो एक अननोन नंबर होता है, इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों जब वो उस फ़ोन को उठाता है तो उसे पता चलता है कि हमारा हीरो यानी कि किंग उसके पास कॉल कर रहा होता है उस रॉयल होटल से। दिखाया जाता है किंग और योनशब दोनों साथ में शॉपिंग करके वापस उस होटल के रूम में आते हैं। तो वहाँ पर किंग उससे कहता है कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन दोस्तों योनशब को किंग से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब वो उसकी बात को वहाँ पर नहीं सुनता है। तो फिर दिखाया जाता है किंग उससे कहता है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में जितने भी बैग हैं शॉपिंग बैग्स वो सभी तुम रख सकते हो। तो इससे योनशब काफ़ी खुश हो जाता है, मतलब इम्प्रेस हो जाता है कि जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी गिफ्ट वगैरह वो सब उसे मिल रही है। तो वो झट से उसकी बात मान लेता है और हमारे किंग के सामने आकर बैठ जाता है। तो वो वहाँ पर किंग के सामने आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि पूछो जो पूछना है। तो फिर यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा किंग उससे कहता है कि मुझे तुम अपने बचपन की फ़ोटोज़ दिखाओ। तो गाइज़ यहाँ पर वो फिर अपने बचपन की फ़ोटोज़ दिखाता है उसे, तो उसमें हूबहू वो बिल्कुल उसके कैप्टन जो की तरह लग रहा होता है और उसके जो फादर होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ पर किंग को ये जो पैरेलल यूनिवर्स है उसकी जो मतलब थोड़ी सी भी उसके माइंड में कन्फ्यूजन होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जिस समय वो उसके फ़ोन में फ़ोटोज़ देख रहा होता है उसके बचपन के, तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग तुएल के उसके फ़ोन पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं लगातार। उनमें लिखा होता है कि तुम्हारी खैर नहीं है, अब मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम्हें उसके बारे में मतलब उससे मेरे बारे में बताया। इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो उन्हें हमारा हीरो मतलब ईजिली ऊपर से देख लेता है, पॉपअप हो रहा होता है मैसेजेस का। तो फिर वो दिखाया जाता है वो उसको फ़ोन उससे देता है और कहता है कि यार तुम्हें काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, तुम्हें कोई मारने की धमकियाँ दे रहा है। जब जंग तुएल के मैसेज पढ़ता है तो डर के मारे उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है। दोस्तों यहाँ पर जंग तुएल गुस्से में इसलिए है क्योंकि जंग तुएल ने किंग को ये बता दिया कि जो जंग तुएल है उसके घर के सामने काफ़ी सारा स्पेस खाली है जहाँ पर वो अपने मैक्सिमम घोड़े को रख सकता है। और फिर यही हुआ, हमारे हीरो ने अपने घोड़े को हीरोइन के घर के सामने ठहरा दिया है, जिसकी वजह से हमारे हीरोइन काफ़ी गुस्से में है। पर एक नोट भी लिखा हुआ होता है जिस पे लिखा होता है कि प्लीज़ तुम मेरे घोड़े का ध्यान रखना। सो इसलिए वो काफ़ी नाराज़ होती है इन सब चीज़ों से। फिर दिखाया जाता है कि जंग तुएल के फादर और उसका दोस्त उस घोड़े की काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो इतना सुंदर घोड़ा जो होता है और वहाँ पर उसकी केयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है जो फ्रेंड होती है वो उससे कहती है कि ये जो घोड़े का मालिक है ना, ऐसा करो तुम उसे पटा लो क्योंकि इस घोड़े को देखकर ही लग रहा है कि वो आदमी कितना रिच होगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर दिखाया जाता है जंग तुएल को ये सारी बातें सुन के काफ़ी
और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर दिखाया जाता है कि वो होटल पहुंच जाती है। होटल पर जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से हमारे हीरो के रूम नंबर पूछ रही होती है। तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पे होती है लेडी, वो कहती है सॉरी मैम, हम इस तरह से आपको अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि उससे फिर जंग तुएल कहती है अच्छा नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, तो ऐसा कीजिए आप मेरा एक मैसेज आपने उस गेस्ट के पास पहुँचा दीजिए। गाइस फिर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन एक पेपर पे नोट लिखती है। उस पर लिखती है कि अगर तुम 10 मिनट में भी मुझसे मिलने नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हारे घोड़े को बेच दूंगी। जी हाँ, इस तरह से वो उस पर एक मैसेज लिखती है। जैसे ही ये मैसेज हमारे हीरो को मिलता है वो दौड़ता हुआ फटाफट से नीचे आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन लॉबी में बैठकर उसका वेट कर रही होती है। तो हीरो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी मत करो, तुम उसे अपने पास मतलब यहाँ पर रहने दो, मैं उसे खुद खाना खिलाऊँगा, उसके दांत मैं खुद साफ़ करूँगा। इस तरह से हमारा हीरो उससे कहता है। तो फिर इस पर हीरोइन उससे कहती है तुम कब जा रहे हो वापस, कब? तो हीरो कहता है अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो इस बात को सुन के हीरोइन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग तुएल अपने बालों को टाई अप करने लग जाती है, मतलब उनका बांधने लग जाती है। तो हीरो से कहता है अरे यार तुम अपने बालों को मत बांधो ना, तुम खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। इस बात को सुनकर जंग तुएल और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो उससे कहती है मिस्टर किम देओंग, एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे उस घोड़े का ध्यान रख रही हूँ, और वो भी तब तक कि तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो कहते हैं कि तुम्हारी बकवास की वजह से मैं नहीं चाहती कि उस बेजुबान जानवर को कोई तकलीफ़ हो, इसलिए मैं उसका ध्यान रख लूँगी, लेकिन जैसे ही डीएनए रिपोर्ट्स आएगी उसके बाद तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। फिर दिखाया जाता है हमारी हीरोइन ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग तुएल और सिंजे उस डॉक्टर से मिलने जाते हैं। तो वहाँ पर वो जो एक आदमी का मर्डर हुआ होता है वो उसकी कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है, जिन पे दिखाया जाता है कि उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि किसी हैवी चीज़, किसी भारी चीज़ से इसके सिर पे मारा गया है। तो ये बातें सुनकर सिंजे उसे एक फ़ोटो दिखाता है कुछ औजारों की, जो कि वो उस लेडी के घर से क्लिक करता है, जो कि उसके वहाँ पर होती है, और कहता है कि क्या ऐसा तो नहीं है इन चीज़ों से इसके सिर पे वार किया गया हो, मतलब कि इसे मारा गया हो। जब वो फ़ोटोज़ देखती है वो डॉक्टर, तो वो कहती है हाँ हो सकता है कि इसी से इस आदमी के सिर पर मारा गया हो। तो गाइस फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो जो गैंगस्टर के घर होता है, तो वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और उस औजार को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर लेकिन वहीं पर दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का कॉल बार बार जंग तुएल के पास आ रहा होता है। तो दिखाया जाता है वो उसकी कॉल उठाती तो है, लेकिन उसे कहती कि तुम्हारी दुनिया में ये है वो है, मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे बात करती है और उसकी कॉल काट देती है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक बेकरी में जाता है और वहाँ पर जाकर एक जो होती है वहाँ पर काउंटर पे लेडी उससे कहता है कि मुझे ये वाली बेकरी चाहिए, जो कि लोग उसे टेस्ट कर चुके होते हैं, यानी कि वो आधी झूठी होती है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो लेडी होती है वो उसे एक बिल्कुल फ्रेश पेस्ट्री देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमारा हीरो नहीं मानता है, वो उसी पेस्ट्री को मांगता रहता है कि नहीं मुझे यही खानी है। वो जो वहाँ पर लेडी होती है वो उसे दे देती है ये, लेकिन उसे काफ़ी अजीब लगता है कि कैसे कोई इंसान एक मतलब ऐसे झूठी हुई पेस्ट्री जो है हम जैसे झूठा हुआ बोल देते हैं उसे मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे वो दे देती है। गाइस आप तो समझ ही सकते हैं वो एक राजा है और राजा का जो भी खाना होता है पहले उससे बाकी लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें वो सर्व किया जाता है, क्योंकि हमेशा राजा की जान पर खतरा बना रहता है। तो सभी लोगों को शक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा के खाने में किसी ने जहर मिला दिया हो, इसलिए जो भी खाना राजा को या किंग को क्वीन वगैरह को सर्व किया जाता है उसे पहले लोग जो भी सर्वेंट या फिर उनके खास लोग होते हैं वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही राजा लोग उस खाने को खाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्लियरली हमें समझ में आ जाता है कि इसलिए हमारा हीरो उस पेस्ट्री को ले रहा होता है जो कि पहले लोग यूज़ किए होते हैं। वो देख लेता है कि इसे खाने से उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है, तो शायद मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए वो उस पेस्ट्री को लेता है। तो कहानी में आगे दिखाया जाता है गाइस, फिर हमें दिखाया जाता है कि लीरिम एक मंदिर में पेंटिंग कर रहा होता है। तो उसे देखकर एक शख्स वहाँ पर उससे कहता है कि आप इतने अमीर हैं, इतने रिच हैं, तो आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं। तो इस पर लीरिम उससे कहता है कि इस मंदिर का इतिहास 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तो मुझे यहाँ पर ये कलर करके ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपना इतिहास खुद लिख रहा हूँ।
गाइस फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे और बच्चे आए हुए होते हैं उस बर्थडे पार्टी में शामिल होने, लेकिन वो जो बच्चा होता है वो एक पैर से विकलांग होता है, यानी कि लंगड़ा होता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बाकी बच्चों से बर्थडे गिफ्ट में दे रहे होते हैं तो सभी ज़्यादातर फुटबॉल दे रहे होते हैं। तो इससे उस बच्चे को काफ़ी बुरा लगता है, और वहाँ पर उसकी माँ होती है, उसे भी ये सब कुछ काफ़ी बुरा लगता है कि उसके बच्चे का पैर ख़राब है, और जो बच्चे हैं वो एक तरह से उसका मजाक बना रहे हैं और उसे फुटबॉल वगैरह गिफ्ट में दे रहे हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि लीरिम आ जाता है, वो उसे माँ से कहता है कि क्या कर रही हो। तो उसकी माँ कहती है कि मैं विश मांग रही हूँ कि मेरे बच्चे का पैर जल्दी से ठीक हो जाए और मेरा बेटा भी सभी बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दे, फुटबॉल वगैरह खेल सके। तो इस पर लीरिम उससे कहता है कि ऐसा तो होना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ तुम बाकी बच्चों को अपने बेटे की तरह लंगड़ा बना सकती हो। तो यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है कि लीरिम बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो उसके थॉट बिल्कुल बेकार और बुरे हैं, और वो उस औरत को भी एक बेकार की एडवाइस दे रहा है। आगे गाइस दिखाया जाता है कि एक फ्लावर शॉप में एक रेडियो यानी कि एक एफएम चल रहा होता है, उसमें न्यूज़ आ रही होती है कि कुछ बच्चों के पैरों को एक्सीडेंटली मतलब टूट गए हैं, अब वो बच्चे कभी नहीं चल सकते, वो बच्चे लंगड़े हो गए। तो गाइस आप समझ सकते हो वो जो लीरिम की बातें उसकी माँ एक मतलब बच्चे की माँ ने सुनी थी, जो विश पहले मांग रही थी कि उसका बच्चा चलना शुरू कर दे, लेकिन लीरिम की बातें सुन के लगता है कि उसने अपनी विश को बदल दिया है। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि इस फ्लावर शॉप पर एक और लेडी आती है और वो कहती है कि मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए। तो वहाँ पर वो जो वहाँ पर फ्लावर देने वाली लेडी होती है वो उससे पूछती है कि आपको किस ओकेज़न के लिए फ्लावर्स चाहिए मैम। तो वो लेडी उससे कहती है कि मेरे बेटे की आज बर्थडे है लेकिन वो मर चुका है, तो मुझे उसके लिए फ्लावर चाहिए। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो उस शॉप में लेडी काम करती है वो उस चीज़ पे कहती है ओ सॉरी, मतलब वहाँ पर अपना दुख जाहिर करती है उसके बेटे की मौत पर। तो ये बात देखकर मतलब ये बात सुनकर वो जो लेडी होती है वो कहती है बेटा मेरा मरा है, तुम्हें इस पर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो लेडी उस शॉपकीपर जो होती है उससे कहती है। गाइस ये जो लेडीज़ होती है ये और कोई नहीं होती है बल्कि जो फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिसका पति विकलांग होता है, बिल्कुल हम शक्ल लीरिम की तरह होता है, ये उसकी वाइफ होती है। और वहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट एपिसोड में कि वो काफ़ी उसके हस्बैंड की मौत के बाद अजीब तरह से हंस रही होती है। तो वहाँ पर लीरिम आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस हंसी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि लीरिम उसके साथ अपना एक बॉडीगार्ड छोड़ देता है जो कि पूरे टाइम उस लेडी को फॉलो कर रहा होता है, यानी कि वो लेडी अब लीरिम के कंट्रोल में होती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो फ्लावर्स लेती है और अपने बेटे की जो मतलब वहाँ पर उसके बेटे की डेथ हुई होगी है तो उसकी फ़ोटो पर वो जाकर वो फ्लावर्स रखती है। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है उसका बेटा और कोई नहीं होता, वो वही बच्चा होता है जो कि हूबहू किंग की शक्ल का होता है, जिसे लीरिम ने मार दिया था उस टाइम पे जब वो इस पैरेलल दुनिया में आया था। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जंग तुएल अपने कलीग के साथ बैठकर उस जो गैंगस्टर होता है उससे पूछ रही होती है कि क्या तुमने उसका मर्डर किया, किस तरह से किया है। तो यहाँ पर वो जो गैंगस्टर होता है वो उसे कहता है मैंने उसे नहीं मारा है, मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। और यहाँ तक कि वो कहता है कि उस दिन मेरे सिर पे भी किसी ने चोट मारी थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं बेहोश हो गया था। वो उसे कहता है कि मैं एक बार में था और मैं वहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं वहाँ पर डेली जाता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके कंफर्म कर सकती है कि उस दिन जो ये मर्डर हुआ है मैं अपने उस बार में ही था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंग तुएल अपने कलीग के साथ उस बार में जाता है कि वो उस बार में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो सीसीटीवी कैमरास में फुटेज चेक करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो वापस आकर अपनी पूरी टीम के साथ ये केस डिस्कस कर रही होती है। वहाँ पर एक डायरी रखी होती है जिसमें किंगडम ऑफ कोरिया का लोगो बना हुआ होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जब जंग तुएल घर वापस जाती है तो वो उस घोड़े के लिए कुछ गाजरें लेकर जाती है, तो वो उसे गाजर खिला रही होती है, तो लेकिन वहाँ पर वो जो घोड़ा होता है वो नहीं खा रहा होता है। तो इस पर जंग तुएल उससे कहती है अरे यार ऑर्गेनिक है, खा लो, तुम भी अपने मालिक की तरह नखरे कर रहे हो, क्योंकि वो घोड़ा कुछ भी खा नहीं रहा होता है जंग तुएल के हाथों से। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग तुएल वो युनशुप को कॉल करती है और उससे पूछते हैं किंग के बारे में। फिर दिखाया जाता है कि वो युनशुप के साथ एक लाइब्रेरी में पहुँच जाती है, तो वहाँ पर वो उससे कहता है कि ये यहाँ पर 3 दिन से लगातार यहाँ पर बुक्स को पढ़ रहा है, पता नहीं ये क्या कर रहा है, लेकिन 3 दिन हो गए ये इसी लाइब्रेरी में है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जंग तुएल जाती है और किंग के सामने बैठ जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर उसके टेबल पर काफ़ी सारे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह
रखे हुए होते हैं, सब पे कुछ ना कुछ मैसेजेस लिखे हुए होते हैं। तो इससे साफ पता चल जाता है जो कि बाकी लाइब्रेरी में लड़कियां होती हैं वो सब कुछ वो किंग को ये सब कुछ गिफ्ट के तौर पर देती है, लेकिन हमारे राजा ने कुछ भी चीज़ों को नहीं देखा होता है, कुछ भी चीज़ों को नहीं नोटिस किया होता है। और हाँ, जब जंग तुएल उसके सामने जाके बैठ जाती है एक ही टेबल पे, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वो काफ़ी जेलस हो जाती है और आपस में खुसर फुसर करना शुरू कर देती है, यानी कि चुगलियाँ करना शुरू कर देती है। वही जो लड़कियों की आदत होती है, वो लोग कह रही होती है अरे यार ये कितना हैंडसम है, क्या ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है, हो सकता है ये इसकी गर्लफ्रेंड हो, पर ये इतनी अच्छी नहीं है, हम मतलब ये लड़का ज़्यादा स्मार्ट है। इस तरह से वहाँ पर बातें हो रही होती है, तो इसकी वजह से जंग तुएल काफ़ी नर्वस हो जाती है। तो वो जंग तुएल किंग आ जाता है, जंग तुएल किंग को लेकर एक होटल में आ जाती है। वहाँ पर वो खाने के लिए खाना ऑर्डर करते हैं, चिकन वगैरह। तो वो उससे कहते हैं कि खाओ, तो इस पर हीरो उससे कहता है कि पहले तुम टेस्ट करो। तो वहाँ पर दिखाया जाता है जंग तुएल उससे कहते हैं कि ये बिल्कुल सेफ़ और हाइजीनिक फूड है, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर वहाँ पर हमारा हीरो उससे कहता है कि मैं एक राजा हूँ, अगर इस खाने में पॉइज़न या जहर हुआ तो मेरी जान चली जाएगी, और मैं जो तुमसे अभी बात कहने वाला हूँ शायद वो फिर मेरी आखिरी बात होगी। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा हीरो से कहता है मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से सुनना, मुझे 25 सालों में बहुत ही मतलब इतना अकेला फील नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी तुम कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है हमारे हीरो को वो जो चिकन होता है वो काफ़ी पसंद आता है, तो वो उसे खा रहा होता है। तो वहाँ पर जंग तुएल उससे पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे हो तुम। तो उसकी बातें सुनकर हमारा हीरो से कहता है कि मैं तुम्हारे देश का इतिहास पढ़ रहा था कि हमारी दोनों की जो दुनिया है उसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा किंग सोचना शुरू कर देता है कि बचपन में जो वो कोर्ट लेडी होती है, वो जो मानसिक पान वो जो बांसुरी होती है उसका आधा हिस्सा और वो जो आईडी कार्ड होता है पुलिस का वो उससे छुपा कर रख लेती है। ये सोचती है कि शायद जो बच्चा मतलब उस टाइम पे जो राजा छोटा था कि ये सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, राजा कुछ भी भूलता नहीं है। तो वो उस कोर्ट लेडी से ये सब कुछ कहता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कोर्ट लेडी उसे वो बांसुरी का आधा जो टुकड़ा होता है वो भी दे देती है और वो आईडी कार्ड भी दे देती है। तो हीरो वहाँ पर सोचता रहता है बचपन में कि शायद इसी ही वजह से मैं जिंदा हूँ। पर दिखाया जाता है कि किंग उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, तो फिर तुम मेरी इतनी हेल्प और मदद क्यों कर रही हो। तो फिर जंग तुएल उससे कहते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों की मदद करूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हेल्प कर रही हूँ। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि हमारा किंग एक म्यूज़ियम में जाता है, वो उस म्यूज़ियम में जाता है और बाकी सारे राजाओं के इतिहास मतलब जो भी हिस्ट्री होती है उन सबको पढ़ता है, मतलब नॉलेज इकट्ठी कर रहा होता है इतिहास के बारे में, राजाओं के बारे में। फिर हमें दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है कि कैप्टन जो ही मतलब किंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसे तभी एक हुडी पहने हुए एक पर्सन दिखाई देता है। तो वो उसे पकड़ते हैं, सोचते हैं शायद वो यही पर्सन हो, लेकिन वो कोई और निकलता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो कैप्टन होता है वो उस लड़की के पास जाता है जो कि फंक्शन के टाइम पे मतलब फेस्टिवल के टाइम में अपने कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। वो उससे मिलने के लिए जाता है। तो जब कैप्टन जो उस लड़की के सामने जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है और नर्वस भी हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वो उसका क्रश होता है, वो उसे पसंद करती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कैप्टन उससे उसका कैमरा मांगते हैं, तो वो बिना कुछ भी बोले फटाफट से उसे अपना कैमरा दे देती है। लेकिन जब कैप्टन देखता है उसमें फ़ोटोज़, तो जो भी फ़ोटोज़ होते हैं वो सारे उसी के होते हैं। तो वो उसे अपनी आईडी देता है और उससे कहता है कि मुझे ये सारे फ़ोटोज़ मेल कर मतलब सेंड कर देना। तो यहाँ पर जब वो उसे ये अपनी आईडी मतलब मेल आईडी दे रहा होता है, तो हीरोइन उसे की तरफ देख के कहती है कि कितना हैंडसम है ना ये। तो यहाँ पर उससे कैप्टन कहता है कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है। तो गाइज़ यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की है, ये जो लड़की है कैमरे वाली, ये बिल्कुल हम शकल हूबहू वो लड़की है जो कि हमें दूसरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। हमारी हीरोइन की जो फ्रेंड है बिल्कुल हूबहू इसी के जैसी है, यानी कि इन दोनों के भी दो रूप है, एक इस दुनिया में और एक उस दुनिया में। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैप्टन जो उस कोर्ट लेडी को बता रहे होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन किंग के बारे में और कहते हैं उनसे कि शायद किंग वो जो हुडी पहने हुई थी रैबिट वाली उस लड़की के पीछे गए हैं। तो ये बात सुन के वहाँ पर कोर्ट लेडी थोड़ा खुश हो जाती है, शायद मेरे 43 नाम जो कि वो मंत्र वगैरह रख रही होती है कि जिसकी वजह से उन्हें उम्मीद होती है कि हमारे किंग को एक क्वीन मिल जाएगी। तो ये बात सुन के वो खुश हो रही थी, शायद वो काम कर रहे हैं मेरे 43 नाम।
फिर हम आगे देखते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हमारा हीरो यानी कि किंग काफ़ी परेशान नज़र आता है। गाइस वो इसलिए परेशान है जो कि उसका वो कोट है, उसमें जो बटन थे वो टोटल 8 बटन थे, लेकिन अब उसमें एक भी बटन बाकी नहीं है क्योंकि हमारे हीरो ने सारे बटन को सेल कर दिया है, मतलब कि बेच दिया है। तो अब हमारे हीरो को चिंता हो रही है कि वो आगे यहाँ पर कैसे अपना गुजारा करेगा क्योंकि उसके पास पैसे तो थे ही नहीं। वो अपने उन बटनों को बेच देता था जो कि डायमंड थे, जिसकी वजह से उसके पास पैसे आ जाते थे, लेकिन अब वो एक भी नहीं बचे उसके कोट पे। तो वो सोच रहा होता है कि आगे अब क्या करना है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने घोड़े मैक्सिमस से मिलने के लिए जाता है। तो जब वो वहाँ पर अपने घोड़े से मिलने जाता है तो वहाँ पर देखता है एक कॉफ़ी शॉप होती है। तो हमारे हीरो की कॉफ़ी पीने की इच्छा होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने पॉकेट से पैसे देता है तो उसमें काफ़ी कम पैसे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स कार से म्यूंगनारी आती है। तो हमारा हीरो सोचता है कि ये मुझे पक्का पहचान लेगी कि मैं एक अमीर आदमी हूँ और मेरी मदद करेगी। फिर दिखाया जाता है कि वो कॉफ़ी शॉप में जाता है, लेकिन म्यूंगनारी उसके कुछ भी नहीं कहती है। उससे देखती है उसके पास पैसे कम है तो उसे एक सस्ती सी कॉफ़ी दे देती है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस कॉफ़ी को लेकर वहाँ पर ही बाहर ही बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग तुएल का जो कलीग होता है वो आता है, वहाँ पर कॉफ़ी लेता है। फिर दिखाया जाता है कि वो कॉल करता है। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जंग तुएल को ही कॉल करता है क्योंकि वो दोनों साथ में आज डिनर पर जाने वाले होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन अपनी बालकनी से आके मतलब उसे अपने कलीग को आवाज़ देती है कि हाँ रुको, बस मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, इस तरह से वो वहाँ से कहती है। तो ये सब कुछ हमारा हीरो देख रहा होता है। तो ये सारी बातें जब हमारा हीरो सुन लेता है तो वो अपने मतलब सिंजे से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं, पता है कि तुम्हारा जंग तुएल के साथ क्या रिश्ता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि हम पहली बार मिले तो तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर दिखाया जाता है फिर हमारा हीरो उससे कहता है कि जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारा सर कलम करवा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो कलीग होता है वो उसके हाथ में स्टिक एक छड़ी होती है, उस पर एक लोगो बना हुआ होता है, उसको ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन हीरो की ये बात सुनकर वो उससे कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे पहली बार मिला हूँ इसलिए तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, अगर आइंदा तुमने मुझसे इस तरह से बात की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे कि हमें मालूम होता है कि जंग तुएल और सिंजे दोनों को मतलब दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, वो दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जंग तुएल के फादर टाइकांडो के मतलब कोच है, तो वो बच्चों को कोचिंग देते हैं, लेकिन उनकी जो कोचिंग क्लास होती है उसमें सिर्फ छोटे बच्चे ही आते हैं, जिनकी वजह से उनके पास कम पैसे आते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो फीस भी कम होती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपने फादर से कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। तो दिखाया जाता है कि वो एक अच्छी सी टाइकांडो की ड्रेस पहन के अपने जो वहाँ पर कोचिंग दे रहे होते हैं उसके फादर वहाँ पे बाहर बैठ जाती है, जिससे कि दिखाया जाता है वहाँ पर काफ़ी सारे यंग बॉयज़ जा रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो उससे इम्प्रेस होंगे और आके उसकी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिर्फ सिंजे भी वहाँ पर उनके साथ मतलब उसे देख रहा होता है। तो फिर दिखाया जाता है कि बाकी कोई और बॉयज़ उस कोचिंग सेंटर को मतलब टाइकांडो के लिए ज्वाइन नहीं करता है, सिर्फ सिंजे ही वहाँ पर आता है। तो गाइस तब से ही सिंजे और हमारी हीरोइन की दोस्ती हो गई है, यहाँ पर ये दिखाया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारी हीरोइन यानी जंग तुएल रेडी होकर नीचे आ जाती है। तो वो जा रही होती है तो हमारा हीरो उससे कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। तो इस पर जंग तुएल उससे कहती है नहीं, ऐसा करो तुम अपने घोड़े 7 ग्रेड ऑफिशियल घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करो। तो वो वहाँ से ये सब बोल के चली जाती है, लेकिन जब वो जा रही होती है तो उसे हमारे हीरो यानी किंग की बातें याद आ रही होती है, जो कि उसमें किंग उससे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो गाइस फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जंग तुएल अपने फ़ोन से कुछ मैसेजेस करती है और वो फिर वापस आती है तो वो देखती है कि किंग वहीं पर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। तो जंग तुएल उसे कहती हो तुम अब भी यहाँ पर हो और इंतज़ार कर रहे हो। तो इस पर हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम इस तरह से मेरे साथ बर्ताव करती हो, और तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें ही मैं पहचानता हूँ। तो किंग की ये सारी बातें सुनकर जंग तुएल उससे कहती है ठीक है। तो यहाँ पर जंग तुएल उससे कहती है ठीक है तुम मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो हमारा किंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी आईडी मिली थी मेरी दुनिया में, शायद वो वहाँ पर किसी ने खो दी थी। वो आगे उससे कहता है कि मैं अभी भी उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारे पास उसकी आईडी थी, तो इसका मतलब वो तुम्हारा कोई करीबी रिलेटिव होगा।
ये बात सुनकर जंगतेल उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मान लो अगर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर भी लूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 25 साल पहले सिर्फ मैं 5 साल की थी और मेरी आईडी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो भी पुलिस से रिलेटेड। ये तो इम्पॉसिबल है। जंगतेल की बात सुनकर किंग उससे कहता है, हाँ मैं यही बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो कार्ड था उस पर जो इशू डेट लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 11 नवंबर 2019 की, और अभी इस डेट को आने में समय है। कहता है कि अभी कुछ महीने हैं इस डेट को आने में, और मैं इसीलिए उस दिन का आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बात सुनकर जंगतेल उससे कहती है, ऐसा करो, अपनी बकवास बंद करो और कोई फजूल की बात मत करो, और वो जो डायमंड है उन्हें बेचकर तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। तो गाइस जब ये बातें वो उससे कहती है तो यहाँ पर हमारा किंग एक मासूम बच्चे की तरह अपना फेस बना लेता है, और वो उससे कहता है कि अब मेरे पास कोई भी डायमंड बाकी नहीं रहा है, क्योंकि मैं सारे डायमंड ऑलरेडी बेच चुका हूँ, तो मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। इस तरह से वो उससे कहता है। उसकी बात सुनकर जंगतेल उससे सवाल करती है। जंगतेल उससे कहती है, तुम यहाँ पर कब तक रहने वाले हो? तुम्हारी फैमिली परेशान होगी तुम्हें लेकर, तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर हमारा किंग उससे कहता है, अच्छा तो तुम इनडायरेक्टली मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछना चाहती हो? तो उससे कहता है, तुम्हारी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी कोई डायरेक्ट फैमिली नहीं है। वो उससे कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ, और फिर वो उससे कहता है कि मैं अभी तक सिंगल भी हूँ। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि वह जंगतेल से कहता है कि मैं तुम्हें अपने सबसे करीब वाली पोस्ट देना चाहता हूँ। तो गाइज़ आगे हमारा किंग जंगतेल से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ और अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर जंगतेल उससे कहती है, ओहो तुम फिर से शुरू हो गए, तुम्हारी बकवास फिर से चालू हो गई। ये सारी बातें सुन के वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम ही वो वजह हो, इसलिए मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो गया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।